गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं कैश बुक, जो कि क्लास +1 कॉमर्स के सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का एक पार्ट है। तो स्पेशली इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट में किया है क्योंकि कल आपका एक पैस का टेस्ट है, तो इसकी मैंने डिटेल इसमें बिल्कुल नहीं दी है, सिर्फ थ्योरेटिकली आपको ये कुछ हेल्प कर सकेगा। तो सबसे पहले कैश बुक होती क्या है, मीनिंग क्या है इसका, कि एक ऐसी बुक जो रिकॉर्ड करती है सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि रिलेटिंग टू कैश है या बैंक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि एक ऐसी बुक जो सिर्फ कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है उसको हम कहते हैं कैश बुक। साथ में मैंने लिखा है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि डेट वाइज रिकॉर्ड करती है। तो डेट वाइज रिकॉर्ड्स जो होती हैं वो हमेशा बुक्स और प्राइमरी एंट्री के अंदर होती हैं, जैसे जर्नल के अंदर करते हैं। तो ये एक ऐसी इकलौती बुक है जो कि जर्नल का भी काम करेगी और साथ के साथ लेजर का भी काम करेगी। वो कैसे काम करती है हमने देखना है। इट एक्ट्स एज बोथ सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। सब्सिडरी का मतलब जर्नल की तरह भी काम करती है, प्रिंसिपल बुक मतलब लेजर की तरह भी काम करती है। सब्सिडरी बुक की तरह हम क्यों कहते हैं कि ये काम कर रही है, क्योंकि इसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन हमने क्रोनोलॉजिकली लिखी हैं, डेट वाइज, जैसे जैसे वो हैपनिंग होती है उनकी। दस इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ जर्नल, सो आल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। तो प्रिंसिपल बुक की तरह क्या है कि हमें पता है कि जो कैश बुक है एक अपने आप में एक कैश अकाउंट है। पहले मैंने नाम बोला कैश बुक, अब मैंने बोला नाम कैश अकाउंट, कि अपने आप में ये कैश अकाउंट है जिसके अंदर एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड के ऊपर हम हर तरह की रिसिप्ट्स को नोट करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अब आपका देख लेना है। एक तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि ये दोनों तरह काम करती है, सब्सिडरी और प्रिंसिपल बुक की तरह, या जर्नल एंड लेजर की तरह। दूसरा यहाँ पे कि कैश की डेबिट साइड के ऊपर हर तरह की रिसिप्ट्स लेनी है हमने, और इसके उल्ट क्रेडिट साइड पे क्या होगी, हर तरह की पेमेंट्स। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसके अंदर बैलेंस निकालते हैं, जैसे किसी भी लेजर के अकाउंट के अंदर निकालते हैं। तो इसलिए इसकी नेचर प्रिंसिपल बुक की तरह भी है, लेजर की तरह भी है। सो आगे हम देखते हैं कि इसकी फिर ज़रूरत क्यों पड़ी इस तरह की बुक की, क्योंकि हमें पता है कि एक छोटे से बिजनेस के अंदर भी हर रोज़ हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं कैश की या बैंक की। तो उनके लिए लेजर के अंदर इतने सारे पेजेस अवेलेबल करवाना, मान लो कि डेली 2 पेज लग जाएं लेजर के और पूरे साल के अंदर उसके 700 या 800 पेज लग जाएंगे। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें से एक अलग पूरी बुक ही तैयार कर लेते हैं, जो कि हम मान लेते हैं लेजर का ही एक पार्ट है। तो कैश ट्रांजैक्शन जो है फर्म दे आर वेरी वेरी लार्ज इन द नंबर, सो नीड लॉट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस इन द लेजर, सो इट इज़ कन्वीनियंट टू हैव ए सेपरेट कैश बुक। फीचर्स क्या आएंगे इसके, कि इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, रिसीट्स को डेबिट साइड पे और वाइस वर्सा का मतलब कि जो पेमेंट्स हैं वो सारी क्रेडिट साइड पे। ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकली लिखना है, सर्व द पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर, या कह लो कि बोथ सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसको हम 3-4 तरीक़ों से बनाते हैं। 3 इसके जो मेन तरीके हैं वो पहले हम देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले इसकी टाइप है सिंगल कॉलम कैश बुक। इसके हम एक परफॉर्मा भी यहाँ पे दिखाता हूँ। सिंगल कॉलम इस तरह की ये बुक है जिसके अंदर एक साइड उसकी डेबिट है, एक साइड क्रेडिट की है। तो दूसरी इसके अंदर है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है कि इसके अंदर उसने कैश के साथ साथ डिस्काउंट का भी मेंशन करना है, कि डिस्काउंट अलाउ किया है या डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। इसका परफॉर्मा आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इट इज़ द परफॉर्मा ऑफ दिस डबल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पे देखो कि इसके कैश के साथ में एक एडिशनल कॉलम यहाँ पे और बना हुआ है डिस्काउंट का। तो डेबिट साइड के ऊपर जो डेबिट साइड है इधर उसको हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड, और जो क्रेडिट साइड है उसको हम कहेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये इसकी जो डेबिट साइड, ये इसकी जो है क्रेडिट साइड। यहाँ पे जो डिस्काउंट है अलाउड वाला हो गया, इधर क्या आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें पता है कि डिस्काउंट अलाउड जो एक एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर को हम हमेशा डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट साइड पे पड़ा है। रिसीव वाले का जो हमारी इनकम है वो इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो वो कहाँ पे पड़ा है, क्रेडिट साइड पे। दूसरा, आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो कि हमें पता है कि इधर कैश की पेमेंट्स हैं जो रिसीव होती हैं, जो भी हम रिसीव करते हैं, ठीक है। और जब भी हम किसी कस्टमर से पैसे रिसीव करेंगे तब उसको डिस्काउंट हम देते हैं, उसको अलाउ करते हैं साथ में, तभी वो पेमेंट हमें दे के जाता है।
इसी तरह से इधर ये सारी पेमेंट्स हैं, जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। तो इस जैसे मर्जी आप तरीके से सोच सकते हो, या तो डेबिट साइड एक्सपेंडिचर वाली है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर वाला अलाउड आ गया, या क्रेडिट साइड इनकम वाली है तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। तीसरी इसकी जो टाइप है वो हमारे पास है ट्रिपल कॉलम, जिसके अंदर 3 कॉलम हो जाएंगे कि अब कैश और डिस्काउंट के अलावा यहाँ पे एक तीसरी कॉलम हम बना देंगे बैंक की ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, तो इसका भी एक परफॉर्मा आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे पहले मैं। तो लुक हियर, इसका हम क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो कैश बैंक के साथ साथ में यहाँ पे डिस्काउंट का भी एक खाना बनाया है। इसी पैटर्न के ऊपर ही हमने बनाना होता है, पहले डिस्काउंट फिर कैश फिर बैंक, इधर भी डिस्काउंट कैश बैंक। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ये आपके परफॉर्मे थे, आपको पता भी लग गया 3 तरह की है। उसके बाद अब हम करते हैं, इसके बाद ट्रिपल कॉलम के बाद अब हमारे पास आ गया कि इन तीनों में से तो कोई एक चूज़ कर लेगी फर्म कि हमने कौन सी तीनों में से कौन सी हमने कैश बुक तैयार करनी है अपने बिजनेस के लिए। इसके साथ में जो बड़ी फर्म्स होती हैं एक छोटी सी कैश बुक और बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पैटी कैश बुक। इसको हम बाद में बताएंगे। पैटी कैश बुक का मतलब बता देता हूँ क्या है कि मान लो कि डेली के एक छोटे छोटे एक्सपेंडिचर होते हैं, किसी को चाय पानी पिलाना है, कोई किसी का रेडी का किराया भाड़ा देना है हमने, या कोई सिंपल बाजार से स्टेशनरी का सामान लेके आना है 5-10 रुपये का, या कोई ऐसे हमने कोई पोस्टेज का कोई रजिस्ट्री वगैरह करवाई है हमने जाके वहाँ पे, तो उसके पैसे लगे हैं। तो इन चीज़ों का रिकॉर्ड बुक के अंदर रखने की बजाय इसकी एक छोटी सी बुक अलग लगा देते हैं, और उसके लिए हम पूरे मंथ के पैसे जैसे मान लो 1000-2000 रुपये एक पैटी कैशियर को पहले ही पकड़ा देते हैं कि आपने इसके अंदर से अपने आप पैसे खर्च करते रहना है, और महीने के बाद जितने पैसे इसमें से खर्च हो जाएंगे तो उतने ही पैसे मेरे से आप और ले लेना, ताकि अगले महीने फिर आपके पास वही बैलेंस मेंटेन हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब इस एग्ज़ाम्पल को पहले आप ध्यान से देखो कैसे इसके अंदर इसको हम भरेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कैश बुक हम बनाने जा रहे हैं। कैश बुक है श्रीनाथ नाम के एक बंदे की। तो उसकी ये सिंपल सी मैंने ट्रांजैक्शंस दी हैं उसकी कि अप्रैल 1 साल जैसे शुरू ही हुआ अगला, तो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, CIH लिखते हैं इसको, कैश इन हैंड, कि जो पिछले साल का जो हमारा या पिछले मंथ का कितना बैलेंस बकाया था कैश का 15,000 रुपये। उसमें से परचेज़ किए हैं गुड्स 3200 रुपये की, फिर परचेज़ किए हैं गुड्स फ्रॉम श्याम, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कैश या क्रेडिट है, बंदे का नाम दिया हुआ है, श्याम से खरीदी है, तो ये उधार परचेज़ है 5000 की, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे आगे जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि क्रेडिट वाली आइटम्स हमने कैश बुक के अंदर नहीं लिखनी। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर 4800 रुपये, इसके अंदर मैंने कैश सेल की है, इसका मतलब कोई नाम नहीं दिया हुआ किसी बंदे का। आगे मैंने सोल्ड गुड्स टू राम 6000 कि राम को बेची हैं, इसका मतलब उधार बेची हैं, इसका भी हम 5वीं वाली एंट्री कोई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ 3 और 5 वाली एंट्रीज हमने बीच में नहीं करनी, क्योंकि ये नॉन कैश हैं। फिर पेड कमीशन ₹550, तो इसकी हमने एंट्रीज कैसे करनी है। तो सबसे पहले परफॉर्मा बनाएंगे हम, बुक्स ऑफ श्रीनाथ कैश बुक। तो इधर डेबिट साइड बनानी है, इधर क्रेडिट साइड बनानी है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड उसके रुपीज़। तो सबसे पहले हमें पता है डेबिट साइड पे सारी रिसिप्ट्स लिखनी है हमने। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी कैश पड़ा कितना है, पिछले मंथ का या पिछले साल का कितना बकाया पड़ा है 15,000। तो 15,000 पहले हम इसमें लेके आएंगे, यहाँ पे इसको कहेंगे हमने ब्रॉड डाउन किया है। तो साथ में इधर वाली साइड सारी 2 से लिखनी है हमने, तो 2 बैलेंस BD, स्मॉल में डालना BD, ब्रॉड डाउन 15,000 था। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन होने के बाद परचेज़ किए हैं गुड्स 3200 की। अगर गुड्स परचेज़ किए हैं तो हमारे पैसे लगे हैं, हमें पेमेंट हमने दी है 3200 रुपये की, तो यहाँ पे पेमेंट हो गई 3200 की। तो साथ में नाम किसका आ गया, परचेज़ का। उसके बाद ये एंट्री हमने थर्ड नहीं करनी क्योंकि नॉन कैश है। फोर्थ, सेल किए गुड्स की 4800 की, इसका मतलब 4800 हमारे पास पैसे आए हैं। जो भी रिसीप्ट्स हैं इधर लिखते होते हैं किस तरह कहाँ से आए हैं, सेल करी है उन्हें। 5वीं एंट्री नहीं करनी,
अब फिर पेमेंट की है कमीशन की 550, तो 550 यहाँ पे क्या हो गया कमीशन। अब दोनों साइड की चारों एंट्रीज हमने कर ली, तो इसके बाद हम बैलेंसिंग करते हैं दोनों साइड पे। यहाँ का जो हमेशा इसका डेबिट साइड का जो बैलेंस है बड़ा होएगा इधर पेमेंट साइड से, तो यहाँ पे 19,800, इसी 19,800 को यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से इन दोनों पेमेंट्स को घटा देंगे, बाकी का जो आएगा हमारा 16,050 रुपये, ये बैलेंस कैश हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम पहले यहाँ पे लिख के दोनों साइड्स इक्वल करेंगे, लिख देंगे इसका नाम बाय बैलेंस कैरी डाउन, और इसी बैलेंस को, क्योंकि ये डेबिट का एक्सेस है, इसी को हम फिर डेबिट साइड पे ले आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट मंथ के लिए। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट मंथ की मैं स्टार्टिंग करूँगा तो फिर अगेन यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मई 1। पहले ये सारी अप्रैल की एंट्रीज थी, तो अब नए मंथ मई 1 के अंदर ये यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर एंट्रीज भी करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है इसके अंदर कि पोस्टिंग कैसे होएगी, कि लेजर को हमने क्या माना है कि एक सब्सिडरी बुक, या इसको हमने माना है एक जर्नल का एक रूप है। तो जर्नल है तो इसकी हमें जो बाकी पार्ट की एंट्री लेजर के अंदर करनी पड़ेगी। तो जो इसका कैश बुक का डाटा है उसको हमने पोस्टिंग करनी है। तो मैंने पीछे वाली वही कैश बुक का एग्जांपल उठाया है कि जिसके अंदर इतना बैलेंस था, इतनी सेल हुई है, तो ये हम इससे फेमिलियर हैं ऑलरेडी। तो मान लो कि इसकी ये तो कैश की सारी एंट्रीज़ मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। अब इसके अंदर मैंने एंट्रीज़ करनी है, इसको उठा के लेजर के अंदर लेके जाना है। तो लेजर के अंदर इसकी एंट्रीज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी हमें पता है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कोई भी लेजर का जैसे अकाउंट मान लो इसको, तो इधर वाली एंट्री मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि वो कैसी इसकी एंट्री थी। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती अगर बनाते तो ये इसकी एंट्री बनती कैश, जैसे लिखा हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती। इसको देख लो सिर्फ आप कि इसको लिखने का तरीका यही है, कैश टू सेल। तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है यहाँ पे, जर्नल अगर होता तो कैश टू सेल, इसका मतलब कैश की एंट्री तो हमारे पास हुई है। अब हमने इसकी एंट्री करनी किस में है, सेल अकाउंट के अंदर। तो सेल अकाउंट जो लेजर का है उसके अंदर हम देखेंगे, उसका पन्ना निकालेंगे, मान लो उसका पेज नंबर 40 है, 40 नंबर पेज हम उसका खोलेंगे अपनी लेजर का, उस लेजर के अंदर इसकी एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे एंट्री, भी दोबारा फिर पोस्टिंग करनी हम सीख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें पता है कि यहाँ पे सेल अकाउंट क्या है, क्रेडिट में है, क्रेडिट में है, तो ये 4800 पहले हम लिख देंगे सेल के क्रेडिट साइड पे यहाँ पे, और इसके अगर क्रेडिट की एंट्री है तो साथ में क्या लगेगा यहाँ पे बाय। इतना काम होने के बाद इसका हम रेफरेंस किसका देंगे, सेल नहीं लिखेंगे, नाम किसका लिखेंगे, कैश। तो यहाँ पे एंट्री हो गई। सिमिलरली अब यहाँ पे जो है कैश काउंट के अंदर यहाँ पे ये एंट्री है कि परचेज़ के कारण 3200 रुपया हमारा पेमेंट हुई है। इसकी अगर जर्नल एंट्री बनाई होती तो जर्नल एंट्री हम कैसे बनाते, तो पहले परचेज़ को लिखते, जैसे इधर वाली के लिए पहले इसको लिखा था, इधर वाली के लिए पहले नीचे वाली इस आइटम को लिखेंगे परचेज़ टू कैश। तो इसकी एंट्री होती क्या, अगर करनी होती तो परचेज़ टू कैश 3200, ठीक है। तो इस एंट्री के अब मान लो कि हमने पोस्टिंग करनी है इसके परचेज़ अकाउंट के अंदर, तो परचेज़ का वाला पेज निकालेंगे पहले लेजर का, मान लो वो 110 पेज है, 110 पेज के ऊपर हम क्या करते हैं कि पहले देखो कि परचेज़ काउंट क्या हुआ है, डेबिट। तो परचेज़ काउंट के डेबिट साइड पे हम लिख देंगे पहले 3200 रुपये, और इसको हमने शुरू कहाँ से करना होता है, यहाँ पे वर्ड लिख के टू, ठीक है, और रेफरेंस किसका देना है, दूसरे एरिया का, कैश। तो यहाँ पे क्या लेना है, टू कैश। सिमिलरली कमीशन, कि यहाँ पे एंट्री क्या होनी थी, कमीशन टू कैश, कमीशन टू कैश। कमीशन वाला पेज निकालेंगे, वहाँ पे ये डेबिट है 550 रुपये, तो कमीशन वाला पेज निकालेंगे, वहाँ पे डेबिट साइड पे पहले लिखेंगे 550 रुपये, और साथ में इसके पहले रेफरेंस यहाँ लिखें टू, और दूसरे का रेफरेंस दे देना साथ में कमीशन की बजाय कैश। तो यहाँ पे कमीशन के साथ ले देंगे कैश। तो इस तरीके से हमने इसके जो बाकी अकाउंट्स हैं कैश के अलावा उनको हमने पोस्टिंग कर देनी है। नेक्स्ट अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास और हैं कि ओवरड्राफ्टिंग क्या होती है, ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, आपके इस पैस के एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं, इसको हम बैंक ओडी भी कहते हैं, ओडी ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है यहाँ पे कि इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉन इन एक्सेस ऑफ ओन मनी इन द बैंक इज़ कॉल्ड ओडी,
कि अगर मेरे मान लो बैंक के अंदर 10,000 रुपये हैं और मैं उसमें से 12,000 रुपये निकालने की मेरे पास पावर हो, कि मतलब 10,000 की बजाय 12,000 रुपये मैं उसमें निकाल देता हूँ, तो जो बाकी के 2,000 मैंने और निकाल लिए हैं वो मेरे लिए कौन सी फैसिलिटी है? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो इस तरह की फैसिलिटी हर एक कस्टमर के पास नहीं होती। ये बैंक कुछ एक क्रेडिट वर्दी जो हम उसके कस्टमर्स होते हैं, बैंक के होते हैं, उनको, अब बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको अलाउ करते हैं कि जिनका बिहेवियर जो पिछले सालों में काफ़ी अच्छा रहा है अकाउंट्स के मामले में, कि उनके लेन देन के मामले में उनकी जो सारी किस्तें हैं वो टाइम पे आती हैं, उनके अकाउंट्स के अंदर पैसा काफ़ी जमा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अब 2,000 रुपये हमने एक्सेस निकालने हैं वो कभी ना कभी हमने बैंक को वापस करने हैं। इट मीन्स दैट वी हैव टू पे सच मनी बैक टू बैंक। पर साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि हर एक बंदा इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकता। सिर्फ ऐसे बिजनेसमैन जिनका कोई करंट अकाउंट खुला हुआ है बैंक के साथ में, सेविंग अकाउंट के ऊपर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। करंट अकाउंट्स जिनके पास हैं उनके खुले हुए, उनके ऊपर ही ये ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद आ गया हमारे पास एक जो पेटी कैश बुक हमने एक बताई थी कि छोटे मोटे खर्चे करने के लिए हम एक अलग पैसे किसी पेटी कैशियर को पकड़ा देते हैं और वो मंथ के एंड पे या फोर्टनाइटली 15 दिन के एंड पे हमें बता देता है कि इतने पैसे खर्च हो गए, उसको अगर और चाहिए तो उसको हम पैसे और दे देते हैं। तो इट इज़ ए बुक मेंटेन या यूज्ड टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट, जैसे कुछ स्टेशनरी है, टी या रिफ्रेशमेंट वगैरह के पोस्टेज या सन्ड्रीज, जिसको हम किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं लेके आते, विविध जिसको कहते हैं सन्ड्रीज। ठीक है, तो ये पेटी कैश बुक भी आगे दो तरीक़ों से मेंटेन होती है। एक तो बड़ी सिंपल सी होती है, इसका नाम भी है सिंपल पेटी कैश बुक। दूसरी होती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल जो पेटी कैश बुक होएगी वो आम जो कैश बुक हमने पहले पढ़ी है डबल कॉलम वाली, वैसी होएगी। जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक होएगी उसके अंदर हमने इस तरह का एक परफॉर्मा तैयार करना है। ये अभी आपके कल के पैस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट पेटी कैश बुक का आपको नाम पता होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा, इसमें बिल्कुल फॉर्मेट चेंज है कि ये मान लो कि यहाँ से हाफ है, इधर से ही मान लो हाफ है, इसका छोटा इधर रिसीप्ट वाला पोर्शन सिर्फ इतना सा है और ये पेमेंट वाला पोर्शन इतना सारा है। कैसे? देखो, डेट हमने दोनों तरफ की कॉमन डालनी है, रिसीप्ट की भी और पेमेंट की भी। मान लो कि यहाँ पे 1 अप्रैल को मैंने पैसे रिसीव कर लिए, वहाँ से चीफ़ कैशियर जो है उससे 1,000 रुपये ले लिए। किसने? मैं पेटी कैशियर हूँ। लिए किससे? चीफ़ कैशियर से। अब ये जो 1,000 रुपीज़ है, मैं उसमें डेली के जो खर्चे होते रहेंगे, 1/4 को, 2/4 को, 3/4 को, 5/4 को। अगर मान लो कि 1/4 को मैंने कोई पोस्टे का खर्चा किया है 20 रुपये, अगले दिन मैंने कोई इसमें चाय पानी का 50 रुपये खर्च किए हैं, 3 को मैंने कोई स्टेशनरी लेके आया हूँ 40 रुपये की, या 5 तारीख को कोई और मैंने सन्ड्री एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे हैं 200 रुपये। तो इन सभी का जो टोटल होएगा वो ये मान लो टी के खर्चे हैं यहाँ पे, तो इनका जो खर्चा होएगा, जैसे 1 तारीख में मेरा खर्चा हो गया 50 और 70 रुपये, मैं यहाँ पे लिख दूँगा। यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है, यहाँ पे 40 रुपीज़ हैं, यहाँ पे 200 हैं, तो इनका जो टोटल खर्चा है 200 और 310 रुपये। तो मैं 310 रुपये खर्च जो है उसको बता दूँगा अपने चीफ़ कैशियर को, तो वो मेरे को 310 रुपये ही और दे देगा। अगेन इसको लिसन करो कि मैंने इसको बता दिया कि इस मंथ के अंदर मेरे 310 रुपये लगे हैं, तो उसने चीफ कैशियर ने मेरे को 310 रुपये ही और दे देने हैं, ताकि मेरे पास बैलेंस अगेन कितना बन जाए? 1,000 रुपीज़। इसको हम आगे देखते हैं। इसको हम इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। इम्प्रेस्ड सिस्टम, यहाँ पे एक छोटे छोटे नाम आएंगे कुछ। एक पहला नाम है इसमें कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज़ का मतलब क्या है? इसको स्पेशली किसके अंदर लिखते हैं? ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर। ट्रिपल कॉलम जिसमें कैश, डिस्काउंट और बैंक तीनों अकाउंट खाते यहाँ पे कॉलम्स हों, उसी के अंदर ये नाम आएगा कॉन्ट्रा एंट्रीज़। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज़ का मतलब क्या है, कैसे इसको हम करते हैं देख लेना है। एंट्रीज़ मेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज़, कि जो कि दोनों साइड्स के ऊपर एंट्री हो जाए, इधर भी रिसिप्ट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी, एक ही ट्रांजैक्शन के लिए, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे मान लो कि पहली एंट्री है मेरे पास, कैश डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर 7,000 रुपये। 7,000 रुपये कैश डिपॉजिट करवाया।
तो इस एक एंट्री के लिए मैं 2 एंट्रीज करूँगा यहाँ पे। तो कैश डिपॉजिट अब करवाया तो कैश कम हो गया और बैंक के अंदर 7,000 रुपये ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे 7,000, यहाँ पे बैंक के अंदर रिसीव हो गए 7,000। ठीक है, पर्टिकुलर इसके दे देंगे। इसकी जनरल एंट्री क्या बननी थी वैसे यहाँ पे कि बैंक, सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या बननी थी, बैंक टू कैश। तो यही मैंने किया है कि इधर बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक को हमने क्या कर दिया, डेबिट साइड पे 7,000, रेफरेंस इसका दे दिया कैश। इसी तरह साथ में कैश की भी एंट्री कर देंगे हम। कैश क्योंकि कम हुआ है हमारा 7,000, तो इसकी पेमेंट साइड पे हम लिखेंगे 7,000 कैश वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, इसमें रेफरेंस क्या देंगे, बाय बैंक। तो जो इस तरह की एंट्रीज़ हैं उसके साथ में इनका कहीं पे भी लेजर के अंदर नहीं जाएंगी, तो लेजर वाले खाने के अंदर इसका हम रेफरेंस डाल देंगे, सी डाल देंगे कैपिटल में। उस सी का मतलब है कॉन्ट्रा। इधर भी क्या डाल देंगे, सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री है ये वाली। इसी तरह से मान लो दूसरी एंट्री हमारे इसके उल्ट हो जाए कि पहले कैश डिपॉजिट करवाया था, अब हमने कैश विदड्रॉ कराया बैंक से 10,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, कैश अगर बैंक से निकालने हैं तो बैंक कम हो गया, तो पहले बैंक को कम कर दो। यहाँ पे 10,000 रुपये पेमेंट वाली साइड बैंक की कम हो गई, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, यहाँ पे क्या लगा देंगे, कॉन्ट्रा। ठीक है, इसी तरह से अब बैंक से निकल के कैश हमारा 10,000 बढ़ गया तो कैश वाले खाने में रिसीव हो गया हमारे, तो लिखेंगे यहाँ पे बैंक, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, कॉन्ट्रा। तो इस तरीके से हमने ये एंट्रीज़ करनी है। कॉन्ट्रा को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज़। अब वही नाम आ गया जो पहले मैंने बताया था हमारा पैटी कैश बुक के अंदर इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। इम्प्रेस सिस्टम के अंदर क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश इज़ गिवन टू द पैटी कैशियर बाय द चीफ कैशियर टू मीट पैटी कैश एक्सपेंसेस। At the end of that period, amount spent is reimbursed to petty cashier by chief cashier। कि उस पीरियड, जिस पीरियड के लिए मैंने पैसे दिए हैं उसके एंड होने पे जितना खर्च हुआ है उतने पैसे उसको और मिल जाएंगे। जैसे हमारी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया था, उसने रिसीव किए थे उसने 1,000, उसमें से 310 जो खर्च हुए हैं, वो जितने खर्च हुए हैं उतने पैसे उसके पास और रीइम्बर्स हो गए, ताकि उसके पास दोबारा कितना बैलेंस तैयार हो जाएगा, 1,000 रुपये का। तो यहीं पे मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल और क्रिएट की है कि मान लो कि पहले इसको 1,000 रुपये मिले थे, उसने बताया कि मेरा 850 रुपये खर्च हो गया, तो अब कितने पैसे और मिलेंगे, जितने उसने खर्च किए हैं। तो 850 रुपये अब उसने चीफ कैशियर ने इसको और दे देने हैं, ताकि उसके पास 1,000 मेंटेन हो जाए, फिर 150 पीछे का बचा हुआ और साथ में 850 और। अब एक नाम बीच में आएगा कहीं ना कहीं पे, कास्टिंग। तो अक्सर पता नहीं लगता है कि अपनी क्या चीज़ है ये। कास्टिंग का सिर्फ मतलब होता है टोटल लगाना, टोटलिंग करना। तो जब भी हम किसी भी अकाउंट के ऊपर उसकी जो पूरी एक साइड के हम टोटल लगाते हैं तब उसकी हम कास्टिंग कर रहे होते हैं। तो कास्टिंग का मतलब क्या है, टोटलिंग। नेक्स्ट इसमें आता है ओपनिंग जनरल एंट्री क्या होती है। ओपनिंग जनरल एंट्री पहले हम कर चुके हैं वैसे पिछले लेक्चर के अंदर, फिर एक बार देख लो, इम्पोर्टेंट है। तो एंट्री जिसके हेल्प से हम पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंस हैं, जो हमारी लेटेस्ट बैलेंस शीट है उसके ऊपर सारे जो बैलेंस दिए हैं वो क्लोजिंग बैलेंस हैं, कितना कैश है, कितनी मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल। तो उन क्लोजिंग बैलेंसेस को अब नए साल की बुक्स के अंदर लेके आना, उसको हम कहते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। सो इसको आपने कल के टेस्ट के लिए ज़रूर तैयार कर लेना है। तो आपकी ये सिर्फ 24 मिनट्स की वीडियो है, ज़रूर आपने देखना है। ओके स्टूडेंट्स।